राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से वोटर चोरी में शामिल है। इस बात का आधार क्या है? उन्होंने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है इस मामले को लेकर के। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। और साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ऊपर से नीचे तक जो लोग भी इसमें शामिल हैं, हम उनको ढूंढ निकालेंगे और जब भी वो मिलेंगे हम उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। और खास तौर पे ऐसे समय में जब बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, एसआईआर हो रहा है, उसके बाद राहुल गांधी ने इतना बड़ा बयान दिया है। किस तरह के उनके पास सबूत हैं, इस बारे में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर के अब सियासत और तेज हो चुकी है। मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान राज्यसभा और लोकसभा में बिहार चुनाव और मतदाता सूची को लेकर के खास तौर पे एसआईआर पर लगातार गहमा गहमी चल रही है। एक तरफ राज्यसभा में तो दूसरी तरफ लोकसभा में जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार हंगामा करते जा रहे हैं। इस मामले पर उपसभापति से विपक्षी दलों ने कहा कि वो इस मामले पर विचार करना चाहते हैं, इस मामले पर वो बहस कराना चाहते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के उपसभापति ने साफ तौर पे इनकार कर दिया और कहा कि जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है, इसलिए वो उसी पर केंद्रित रहनी चाहिए। इसके साथ में लगातार वोट चोरी के मामले पर सांसद जो हैं वो लगातार हंगामा करते रहे, जिसको रोकने के लिए लगातार उपसभापति अपील करते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मिनिमम बैलेंस के नाम पर तमाम बैंकों ने आपके पॉकेट से करीब 9,000 करोड़ रुपए 5 साल में निकाल लिए। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपने दरअसल मिनिमम बैलेंस नहीं रखा। ये आपको पता था या नहीं पता था? और उसके बाद देखा होगा आपने कि आपके अकाउंट से 120 रुपए, 50 रुपए, 49 रुपए या फिर 730 रुपए तक के कटे होंगे। अगर ये कटे हैं तो समझिए कि बैंक ने आपके मिनिमम बैलेंस ना रखने के बाद पेनल्टी लगाई है, और वो इतनी पेनल्टी हो गई कि करीब 9,000 करोड़ रुपए 5 साल में हो गए। इस मामले को संसद भवन में रखा गया और वित्त राज्य मंत्री ने इस आंकड़े को रखा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ में कई युवा लोग मौजूद हैं, इन्होंने क्या कभी ऐसा फील किया? क्या आपके अकाउंट में कभी मिनिमम बैलेंस ना होने पर पैसा कटा? बहुत बार कटा है मेरा, तो कई बार मैंने तो बैंक को भी बोला है कि मतलब इस तरीके से कि मेरा बैंक में कि इतना पैसा क्यों कटा है, किस वजह से कटा है। वो बोलते हैं कि आपने कोई लोन लिया या फिर कुछ आपका चार्ज है, और मैं बोलता हूँ, मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि ऐसा मेरा कोई लोन नहीं है, कुछ है नहीं। तो वो बोलते हैं कि मतलब आपका कोई लोन चल रहा है, कुछ भी इस तरीके से पैसा कटता है। लेकिन कई बार मेरा बैंक से पैसा कटा है, तो ये बहुत प्रॉब्लम है मेरे को कि बार बार क्यों मेरा पैसा इतना कटता है। मिनिमम बैलेंस रखा होगा आपने? नहीं रख पाए होंगे। हाँ, नहीं, कई बार मैं मिनिमम बैलेंस रखता हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन क्या होता है तो मिनिमम बैलेंस में से भी काट देते हैं। बैंक जो है वो बता भी नहीं रहे किस तरह का पैसा ये काट रहे हैं। जाहिर तौर पर वो कोड वर्ड्स होते हैं। जब आप स्टेटमेंट देखते हैं आपको समझ में नहीं आता 30-40 रुपए कैसे कट गए, किस चीज के कटे, आप पूछते भी नहीं है। तो इस तरह से 9,000 करोड़ रुपए हो गए, जो अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल कई बैंकों ने तो मिनिमम बैलेंस जो है वो अब उस पर लिमिट जो है बंद कर दी है, लेकिन देखना ये होगा कि इसका प्रभाव कितना आने वाले समय में पड़ता है। छांगुर बाबा और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ऐसे में अब ईडी ने नवीन बोहरा को लेकर के अपनी रिमांड मांगी है और उसको लेकर के अर्जी डाली गई है। आने वाले दिनों में नवीन बोहरा जो इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट में मुख्य तौर पर बताया जा रहा है कि सरगना था, उसकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी।
ईडी पूछताछ करेगी। साथ ही साथ धर्मांतरण में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी तमाम चीजों को लेकर के ये पूछताछ जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त ईडी ने बीते दिनों जब छांगुर बाबा से पूछताछ की तो पाकिस्तान कनेक्शन समेत तमाम बातों को छांगुर बाबा ने कबूला भी है और इसके साथ ही साथ इस दौरान हो रही फंडिंग को लेकर के भी उसने ये बात कबूली है कि पाकिस्तान के माध्यम से उस तक ये तमाम फंडिंग होती आई है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में जांच की प्रक्रिया में ये तमाम अहम खुलासे भी देखने को मिल सकते हैं। हमको फंसा रहा वसीउद्दीन मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए हैं कभी, सब झूठ है। ऐसा कैसे होता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। पैसा ले करके दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है और इस बार एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि इस पूरे धर्मांतरण का जो मास्टरमाइंड है अब्दुल रहमान, वो अपने गुरु यानी कि कलीम सिद्दीकी की तरह लगातार एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा था और एक सामूहिक धर्मांतरण की योजना बना रहा था। और इस योजना के लिए वो लगातार अन्य राज्यों के, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, कलकत्ता की बात की जाए, तमाम राज्यों से वो संपर्क में था। तमाम लोगों से उसकी बातचीत की कॉल डिटेल तक मिली है। इसके अलावा उसकी जो व्हाट्सएप चैट जो है, सर्विलांस ने जो रिकवर की है, जो व्हाट्सएप चैट उसकी मिली है, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, अब्दुल रहमान और उसके 4-5 साथी जो है वो लगातार पाकिस्तान से कुछ लोगों के संपर्क में थे। लगभग 6 नंबरों से उनकी बातचीत लगातार पाकिस्तान से होती थी। फंडिंग की मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं कि किस तरीके से खाड़ी देशों से इनकी फंडिंग की जा रही थी और एक बड़ा रैकेट जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में चलाया जा रहा था धर्मांतरण को लेकर। और जब कॉल डिटेल सामने आई, व्हाट्सएप चैट सामने आई, तो इस बात का खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के इसके तार जुड़े हुए हैं। अब आगरा पुलिस सहित इस बात का सर्विलांस और एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पाकिस्तान में किन किन शहरों में इनकी बातचीत होती थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या क्या इनके संबंध हैं और किस तरीके से ये पूरा रैकेट चल रहा था और कौन कौन लोग इसमें भी शामिल हैं। तो ऐसी तमाम गिरफ्तारियां होना अभी बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार परत दर परत खुल रही है उससे लगता है कि बड़ा रैकेट अब्दुल रहमान के छत्र छाया में काम कर रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसकी उपयोगिता भी लगातार बढ़ रही है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पहला एआई वार्ड बनाया जाएगा। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहां पर एआई वार्ड बनाया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरीजों की हालत पर निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि एआई वार्ड में जो मरीज भर्ती होंगे उनकी खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डॉक्टर और नर्सों को पता चल जाएगी। अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ती है तो इसकी जानकारी जहां डॉक्टर के मोबाइल पर पहुंचेगी तो वहीं नर्स रूम का अलार्म बज जाएगा। इसके चलते मरीज को सही समय पर इलाज मुहैया कराया जा सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मरीज के तमाम अंगों की निगरानी की जाएगी और ये देखा जाएगा कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या नहीं। कोई भी गड़बड़ी होने पर तुरंत ही अलार्म बजेगा। यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है और जिस कंपनी ने इस सिस्टम को डेवलप किया है उसने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से समझौता करने का प्रयास किया है और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके चलते जल्द ही जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एआई वार्ड बनकर के तैयार हो जाएगा। वीडियो तासिफ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। भारतीय सुपरस्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह के उन तमाम फैंस को तब झटका लगा जब उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से उनको जो लगातार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उससे हटा दिया गया। दरअसल तमाम ऐसी चुनाव से संबंधित सामग्रियों से उनकी तस्वीरों को हटाने के आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए।
दरअसल बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी से सांसद प्रिया सरोज से रिंकू सिंह की सगाई हुई थी। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से कहना है कि ये नियमावली के तहत इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। दरअसल जो भी व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर या फिर प्रचार से जुड़ी हुई तमाम ऐसे पदों पर चुनाव आयोग के रहता है, वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रख सकता। यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है और उस पोस्ट में लिखा गया है कि आगरा की पुलिस लाइन में एक दिल्ली के बच्चे के लिए 4 होमगार्डों की ड्यूटी लगाई है। और ये सोशल मीडिया पे पोस्ट एक होमगार्ड ने ही डाली है और उसने अपना दर्द बयां किया है कि आगरा में तैनात डीसीपी ट्रैफिक की बिल्ली की देखभाल करने के लिए 4 होमगार्डों को लगाया गया है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इसका पूरी तरह से खंडन किया गया है। उन्होंने कहा है इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, ये दिल्ली का बच्चा लावारिस था, इस पर कोई अन्य जानवर हमला न करे, इसको लेकर एक होमगार्ड से कहा था कि इसकी देखभाल करे। उसके बाद होमगार्ड ने समझा कि मेरी ड्यूटी उस बिल्ली की देखभाल करने के लिए लगाई गई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने इस पूरी घटना को असत्य बताया है और इसका खंडन किया है। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और जामा मस्जिद के सदर जफर अली को 131 दिन बाद मुरादाबाद जेल से रिहा होने के बाद उनके चाहने वाले और उनके परिवार के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मुरादाबाद जेल से रिहा हुए शुक्रवार को जेल से छूटने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही वो गेट से बाहर आए तो समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए और फूल मालाओं से उनका गला भर दिया। वहीं इसी को लेकर के आतिशबाजी छोड़कर उनके बड़े धूमधाम से उनका जोरदार स्वागत किया। वो भी उठकर जो इसके बाद जो जीप खुली जीप में जो सवार थे शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली, उन्होंने भी करीब 10 गाड़ियों काफिलों के साथ मुरादाबाद से संभल तक 42 किलोमीटर लंबे रोड पर उन्होंने निकाला गया। जगह जगह उनका स्वागत किया गया, पटाखे फोड़े गए। जफर अली ने खुली जीप से हाथ हिलाकर नेताओं की तरह उनका अभिनंदन किया, वही स्वीकार किया। वहीं इसको लेकर के संभल आने की सूचना पर करीब हजारों की संख्या में उनके जो समर्थक है, उनके चाहने वाले थे, उन्होंने जोरदार स्वागत किया। और इसको लेकर के जो 131 दिन बाद जो संभल के जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, आज वो शुक्रवार को मुरादाबाद जेल से रिहा हुए हैं। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। यूपी के बुलंदशहर में शाना हिंसा के कांड के 38 दोषियों को आज एडीजे 12 में सजा सुना दी गई है और उसमें जो 5 मुख्य आरोपी थे, जिसमें जिनको इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के हत्या में आरोपी माना गया था, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके अलावा जो 33 सभी आरोपी थे, जो कि धारा 307 बलवा, आगजनी और सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़, इसके अलावा जो धाराएं थी उनको लगाई गई थी, उसमें उनको 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। जो 5 मुख्य आरोपी हैं जिनको हत्या में दोषी पाया गया है, उनको 20-20 हज़ार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि जितना भी दंड जो कि टोटल 38 आरोपियों पर लगाया गया है, उन 38 आरोपियों पर लगाए हुए अर्थदंड का 80% इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी को दिया जाएगा। मतलब हम काफ़ी संतुष्ट हैं इस चीज़ को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है, तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज़ का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो मेरे को एक उम्मीद मिलती है कि मैं न्याय दिला रहा हूँ, वो न्याय कहीं सिमट ना जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ अनुज अग्रवाल, न्यूज स्टेट बुलंदशहर।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की विधानसभा के गांव नरोना के आंगनबाड़ी सेंटर पर उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक 2.5 वर्ष की बच्ची मुस्कान अपने घर से कोई विषैला पदार्थ लेकर वो आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची और उसने अपने साथ के सभी तकरीबन 8 बच्चों को वो विषैला चूर्ण या पदार्थ जो था उसको चटा दिया। उसके बाद बच्चों को अचानक घबराहट होने लगी और उल्टी करने लगे। इसी दौरान वहाँ जो है शिक्षिकाओं में अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसके बाद जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों को पड़ी तो वहाँ मौके पर आंगनबाड़ी कंपोजिट विद्यालय में पहुंच करके लोगों ने उनको अतरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां उनको इलाज के दौरान यह मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। मैनपुरी में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। आपको बताते चले, आगरा से एक बर्थडे पार्टी से लौटते समय छिबरामऊ निवासी स्विफ्ट कार सवार अपने घर वापस जा रहे थे। जैसे ही वो बेवर थाना क्षेत्र के नगला ताल के पास पहुंचे तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 बच्ची सहित एक बुआ और उसकी मां और पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बनी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी और एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मैनपुरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं घायल बच्ची को मैनपुरी जिला अस्पताल से सैफई पीजीआई रेफर कर दिया, जहाँ उसकी हालत अभी गंभीर बताई गई है, लेकिन उसकी हालत जो है वो गंभीर है। उसी को देखते हुए उसको सैफई पीजीआई के लिए रेफर किया है। वहीं एसपी सिटी ने मैनपुरी जिला अस्पताल में पहुंचकर घायल बच्ची के हालचाल जाना है और वहीं बताया है कि ट्रक जो है वो अनियंत्रित होकर कार से टकरा गया था, जिससे बड़ी हादसा एक मैनपुरी में देखने को मिला है। फैमिली सूत्री जानकारी से फैमिली आगरा से सब जा रहे थे और बारिश होने के कारण और थोड़ी गति ज़्यादा होने के कारण की गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर के ऊपर चली गई, जिसमें दूसरे जो जीटी रोड के दूसरे साइड से जो ट्रक गाड़ी था उससे दोनों में टक्कर हो जाती है। इसमें ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ व्यक्ति जिसका नाम चौहान बताया गया है, उसकी साथ 2 महिला और 2 बच्चों की मौत की सूचना है और एक बच्ची जिसकी उम्र 11 साल है, उसका इलाज जिला हॉस्पिटल में कराया गया है। बच्ची की बेहतर डॉक्टर से बात हुई है कि उसकी स्थिति सही है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और रवाना भी करा दिया गया है। मैनपुरी से न्यूज़ स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा। मूवर पैकर्स कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी को नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर डेटा चोरी करने का आरोप है। कंपनी का डेटा चोरी करने के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और खुद का बिजनेस शुरू करने के बाद जो भी उस कंपनी के ग्राहक थे उनको फ़ोन कॉल करके तमाम जो अपना बिजनेस है उसको चलाने का काम आरोपी कर रहा था। हवा सिंह नाम का आरोपी जो मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, उसके ऊपर वेब सीरीज देखकर डेटा चोरी करने के बाद अपना बिजनेस शुरू करने का आरोप साइबर क्राइम थाना पुलिस की पूछताछ में सामने आया है। कंपनी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी द्वारा कंपनी का डेटा चोरी किया गया और डेटा चोरी करने के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू कर जो भी ग्राहक थे उस कंपनी के, उन ग्राहकों से लगातार संपर्क में था। फिलहाल हवा सिंह नाम के आरोपी को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कुछ समय पूर्व थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक पैकर एंड मूवर कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने उनकी ऐप की आईडी हैक कर कस्टमर्स के डेटा को चुराया एवं डेटा का दुरुपयोग किया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। बागपत में लगातार थूक जिहाद का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा और लगातार देखा जा रहा है। इस वक्त मौजूद हैं हम खेकड़ा पाठशाला के जिस जगह ये होटल है ये भाई आबिद चिकन पॉइंट, जहां थूक की रोटी बनाते हुए 2 दिन पूर्व यहाँ एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें जो एक कारीगर है, मुस्लिम युवक है, वो थूक की रोटी बनाते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में देखा गया है, जिसमें जिस समय ये वीडियो वायरल हुई है तो लोगों में आक्रोश भी देखा गया है। वहीं अब वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं जिस तरीके से मीडिया में चलने के बावजूद फिर ये होटल मालिक यहाँ से होटल बंद कर फरार हो गया है और देखा गया है
कि जिस तरीके से यहाँ पर जो थूक की रोटी बनाई जा रही थी उसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है। वहीं अब जो लोग हैं, कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला और ये होटल कब से चल रहा था। क्या नाम है जी आपका? अजय शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, ये होटल कब से चल रहा था, क्या पूरा मामला रहा है यहाँ? ये होटल तो काफ़ी पुराना है, लेकिन कल रात से यहाँ पे वीडियो वायरल है कि रोटियों पे थूक रहा है वो। अच्छा। हम प्रशासन चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, होटल को सील किया जाए और ये जो जिहादी थूक वाले जिहादी होटल हैं इन सभी को बंद करने की हमारी मांग है। तो ये लोग हैं थूक की रोटी बना रहे हैं, इनकी क्या मानसिकता समझ रहे हैं? दरअसल क्या है जी, इस पर हिंदू ही ज़्यादा खाना खाता है और हमारा तो इन्होंने धर्म भ्रष्ट कर दिया इस तरह। ये दूसरी तीसरी बार हो रहा। कैमरा सीवी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। पटना में आज डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। जहां पर एक तरफ डोमिसाइल नीति को लेकर पहले भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तो वहीं आज फिर से डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए छात्रों ने पटना के गांधी मैदान इलाके में प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान छात्र नेता दिलीप और उनके साथ तमाम छात्रों ने ये साफ कह दिया कि अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी तो वोट नहीं देंगे। एक तरफ जहां सरकार डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रही, वहीं दूसरी तरफ जो छात्र हैं उनका ये मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। जब अन्य राज्यों में ये नीति लागू है तो बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट यूपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए आज एक बड़ा निर्णय लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि स्कूलों में काम करने वाली रसोइया और इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और शारीरिक शिक्षकों के मानदेय को दुगना किया गया। हालांकि जहां पर एक तरफ 16,500 रुपया जो रसोइया होते थे उन्हें दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 3,000 से ज़्यादा कर दिया गया है, यानी कि दुगना जो है वो किया गया है। और ऐसे ही जो स्टाफ होते हैं, जो सुरक्षा गार्ड होते हैं और जो शारीरिक शिक्षक होते हैं, इन सभी लोगों के वेतन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुगना कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट यूपी। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है और ऐसे में अगर आगरा की बात की जाए तो बाजार सजकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, तरह तरह की लोग राखियां पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस बार अगर आगरा की बात की जाए तो खास सोने व चांदी की राखी लोगों को पसंद आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 3,000 से लेकर 70,000 तक की सोने व चांदी की राखियां जो हैं वो लोग खरीद रहे हैं, दुकानों पर पहुंच रहे हैं। और ख़ास बात यह है इन राखियों की कि इसमें प्रेम तो है ही, साथ ही साथ ये काफ़ी महंगी हैं, क्योंकि ज्वेलरी है, जाहिर सी बात है, चाहे सोने की बात की जाए या चांदी की बात की जाए, अद्भुत कला के साथ एक अलग ढंग से इनको बनाया गया है। और जब कलाई पर भाई के होगी तो काफ़ी खास नज़र आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बहनें जो हैं वो अपने भाइयों के लिए यहाँ पर सोने व चांदी की राखी खरीदने के लिए पहुँची। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगरा में 70,000 की जो राखी है वो कैसी है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये राखी जो है ये सोने की राखी है और इसकी कीमत जो है वो 70,000 रुपये है। जी हाँ, और इस राखी को डिमांड इतनी है कि सराफा बाज़ार में तमाम ऐसे दुकानदार हैं जिनके यहाँ से लोग राखियाँ खरीद रहे हैं। हालांकि अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी राखियाँ पसंद कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राखी इस समय सोने व चांदी के ऊपर। इस राखी की डिमांड इतनी है कि राखी स्टॉक खत्म हो चुका है मार्केट से, दोबारा ये राखी बनाई गई है। तो इस राखी को काफ़ी अच्छा बनाया गया है। देखिए, हाथ में काफ़ी सुंदर लगेगी, आप ब्रेसलेट की तरह पहनेंगे और बेहद खूबसूरत ये राखी है जो कीमत इसकी 70,000 रुपये रखी गई है। देखिए, कुछ बहनें खरीद भी रही हैं। आगरा का ये बाज़ार है और मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये 70,000 रुपये की राखी है जो सोने की राखी है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी बहन जो है अपने भाइयों को गिफ्ट देना चाहती हैं, उनकी कलाई पर राखी बांधना चाहती है, तो वो सोने व चांदी की राखियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। किसी भी शहर में जल निकासी की एक बड़ी ऐसी ज़रूरत होती है जो शुरुआत से ही शहर के बसाने को लेकर संबंधित प्राधिकरण, नगर निगम उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर बनी हुई जो सोसाइटियां हैं वहाँ जल निकासी की एक बड़ी समस्या है। लाखों करोड़ों रुपए का फ्लैट लेने के बाद भी बेसमेंट में गाड़ियाँ डूब जाती हैं, लोग अपनी गाड़ियों तक नहीं जा पाते हैं। और इसी तरीके का आलम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 1 सोसाइटी में है। यहाँ के बेसमेंट में पानी घुस गया। पानी घुसने के बाद जो बिजली का मुख्य पैनल है उसकी तस्वीर में आपको दिखाऊँ,
ये मुख्य पैनल है जो सप्लाई करने के लिए होता है, और इसमें पानी जाने से कल से लेकर अभी तक यहाँ बिजली की जो आपूर्ति है वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। हीटर लगाकर इन तमाम पैनल को यहाँ पर सुखाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी पैनल यहाँ पर लगाए गए हीटर की मदद से इनका जो मॉइस्चर है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। मॉइस्चर सूखने के बाद फिर जो बिजली की सप्लाई है वो शुरू करने की बात अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल जो भी मेंटेनेंस टीम है उस मेंटेनेंस टीम को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है, क्योंकि मोटा मेंटेनेंस भी वसूला जाता है और उसके बाद जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन लोगों को नहीं मिल पाती हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो NPCL के अधिकारी भी पहुँच चुके हैं, और क्योंकि हंगामा ज़्यादा हुआ था तो पुलिस से भी इस पूरे मामले की शिकायत हुई है और बिजली को दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। सोसाइटी की बात की जाए तो यहाँ पर 7100 के आसपास जो फैमिली हैं वो रहती हैं। बावजूद उसके इस तरीके का आलम है, तमाम जो पैनल हैं बिजली के, इस इलाके में खासतौर पर पानी नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो पानी है, पानी आ जाने की वजह से जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।